डेटा साइंस की सीरीज में आज से हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम उतनी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे जितनी डेटा साइंस के लिए जरूरी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ही वास्ट होती है, लेकिन हम सिर्फ उतनी पढ़ेंगे जितनी हमारी डेटा साइंस के लिए जरूरी है। ठीक है ना। तो कुछ 4 या 5 वीडियोस में हमारी ये स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस रहेगी, तो आप पूरे वीडियोस अच्छी तरह से देखिएगा, तभी आपको आगे प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? ठीक है। अब देखो, डेटा साइंटिस्ट क्यों यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। आपने अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि हम क्यों पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या करते हैं। मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं? अगर हमें किसी स्कूल का परफॉर्मेंस देखना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी क्लास का हम एवरेज निकालेंगे कि उसका एवरेज परसेंटेज क्या रहा है। हर एक क्लास का हम एवरेज परसेंटेज निकालेंगे, पूरे स्कूल का हम एवरेज निकालेंगे। इसी तरह से हम अलग अलग स्कूल्स के जो एवरेजेस है उनसे कंपेयर करेंगे। तो इसी तरह से, तो सिर्फ मैंने स्कूल की बात की, इसी तरह से अगर हमें डेटा को एनालाइज करना है अच्छी तरह से, एक समरी हमें निकालनी है, ग्राफिकल फॉर्म में देखना है कि किस ईयर में परफॉर्मेंस कितना था, कैसा परफॉर्मेंस था, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए थे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए थे, ये सारी चीजें अगर हमें समराइज करनी है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। या सिर्फ मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, आप इसको बिजनेस से कनेक्ट कर सकते हैं, वेदर से कनेक्ट कर सकते हैं, या किसी मेडिकेशन से, किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी पेंडेमिक से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो चीज हुई हमारी स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसके टर्म्स हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल आपको पता ही है कि एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फॉर्मूला है एरिया का, जो कि होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे ये लेंथ और ब्रेड्थ ये क्या है? वेरिएबल्स है, मतलब जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है, हम हर एक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स में बात करें वेरिएबल की, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड, बी इट अ नंबर, अ प्रॉपर्टी और अनदर टाइप ऑफ क्वांटिटी। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है। सपोज हमने डेटा कलेक्ट किया है, अब डेटा जो है हमारे जो कॉलम्स हैं, जिसको हम फील्ड भी बोल सकते हैं, वेरिएबल को हम एक फील्ड भी बोल सकते हैं। हमने एक टेबल बनाई है, यहाँ पे हमने स्टूडेंट का स्टोर किया है आईडी, यहाँ पे हमने स्टोर किया है उसका नेम, यहाँ पर हमने उसके परसेंटेज, एज, ऐसे करके कुछ भी 2-3 चीजें हमने स्टोर की है। तो ये जो डेटा फील्ड्स हैं, ये जो फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, यही क्या है? वेरिएबल्स हैं। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमें क्या करना है, हमें एज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखना है, या किसी प्लेयर के परफॉर्मेंस को मेजर करना है। तो अब यहाँ पर एज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना। एज क्या हो गया? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि एज कैसे कैसे, जैसे जैसे एज बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसे चेंज हो रहा है। तो हम एज के अलग अलग वैल्यूज पे हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसे चेंज हो रहा है। परफॉर्मेंस में स्कोर हो सकता है। ठीक है। तो उस केस में जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा, इस एज पे उसका जो एवरेज था, रन रेट था, वो कितना होता था, इस एज पे उसका रन रेट कितना है, इस एज पे उसका रन रेट कितना है। तो कुल मिला के एज क्या हो गया? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्कोर क्या हो गया? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि एज पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। अब जहां यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन का मतलब हम पूरी इंडिया, पूरी कंट्री, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर मुझे क्या करना है, मेरी सिटी में कोई सी कोचिंग लॉन्च करनी है या कुछ भी नया बिजनेस लॉन्च करना है, तो वहां पर जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी? मेरी सिटी की पॉपुलेशन की ही मैं बात करूंगी। यहाँ पे अब मैं दूसरी सिटीज की पॉपुलेशन की बात नहीं करूंगी। अगर मुझे कोई डेटा फीडबैक कलेक्ट करना है तो मैं मंदसौर के ही स्टूडेंट्स का फीडबैक कलेक्ट करूंगी, ना कि आउटसाइड स्टेट या किसी और सिटी के पॉपुलेशन के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करने बैठूंगी। ठीक है ना। तो यहां पर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम किस फील्ड में काम करने जा रहे हैं, वहां की पॉपुलेशन। ठीक है ना। इसी तरह से अब यहां पर भी जरूरी नहीं पूरे मंदसौर की पॉपुलेशन की बात होगी। सपोज मैं क्या करना चाहती हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट की ही बात करूं, तो उस केस में मेरे लिए पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? सारे स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स है वो क्या हो जाएगी? मेरी पॉपुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं 5-6 साल के बच्चों की, अगर मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करूं, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मुझे कोई प्रोग्रामिंग
एम का जो है कोर्स जो है स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वहां पर मेरी जो पॉपुलेशन होगी सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, ना कि कोई और शॉपकीपर्स होंगे, ना ही कोई स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे। तो वो क्या हो जाएगी, मेरी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आती है सैंपल क्या होता है। तो देखो किसी भी केस में, मतलब ऑलमोस्ट केसेस में जो है सब पूरी पॉपुलेशन से जो इन्फॉर्मेशन, सर्वे, डेटा कलेक्ट करना जो होता है या उस पर कोई कैलकुलेशन करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। अगर मुझे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कोई कोचिंग स्टार्ट करनी है, अब इतने सारे स्कूल्स हैं, सभी स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना, उनसे फीडबैक लेना या कुछ भी चीज कलेक्ट करना, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में अगर मैं उस पॉपुलेशन का कोई पोर्शन चूज करूं, उस पॉपुलेशन का कोई एक पोर्शन चूज करूं, तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। अब वो पोर्शन कैसे मैं चूज कर सकती हूँ वो हम आगे सैंपलिंग की टेक्निक्स में देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो सैंपलिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना, सर्वे लेना समटाइम्स क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में एक सैंपल लेना, जो कि क्या होता है, सबसेट होता है पॉपुलेशन का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो वो उनका डेटा कलेक्ट करना क्या होता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। अब कौन से एलिमेंट्स हम लें, कितने एलिमेंट्स हम लें, वो चीज किसके अंदर आ जाती है, सैंपलिंग के अंदर। तो अब सैंपलिंग में भी हमारी सबसे पहली सैंपलिंग हो जाती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि सपोज हमने एक चिट सिस्टम रखा, मान लिया मेरे पास ये 30 पीपल हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये अप टू 10, देन ये है 11, फिर ये है नंबर 20। तो इस तरह से मेरे पास 30 पीपल हैं। तो मैं एक काम करूं, 1 से 30 तक चिट्स बना के रख लूं बॉल में, और उसके बाद में चिट्स को पिक करूं, क्या करूं, चिट्स को पिक करूं, ओके। सपोज अभी मेरी आई है चिट नंबर 3, मतलब अब मुझे क्या करना है, मेरे सैंपल में, मेरे सैंपल स्पेस में मुझे किसको डालना है, 3 को। मतलब मुझे मेरे सैंपल में मैंने इस पर्सन को इंक्लूड कर लिया है, जिसका जो भी नंबर है वो क्या है, 3 है, ठीक है ना। उसके बाद में मैं दूसरी चिट उठाऊंगी, ठीक है। दूसरी चिट जो मैंने उठाई है वो सपोज है नंबर 11, तो मैं क्या करूंगी, इनको यहां से ले लूंगी और मेरे जो सैंपल है उसमें इनको ले लूंगी, ठीक है। इसी तरह से मुझे टोटल 10 लोग उठाने थे, तो 10 बार मैं क्या करूंगी, चिट्स उठाऊंगी, ठीक है ना। चिट्स उठाने में तो रिपीटेशन का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो चिट में वापस बॉल में नहीं रख रही हूँ, ठीक है। लेकिन मान लिया आपने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो रैंडम नंबर्स जनरेट करे 1 से 30 के बीच में, तो चांसेस हैं कि कोई नंबर रिपीट हो। मान लिया 3 नंबर रिपीट हो जाता है, तो हमें 3 को ही तो दोबारा हम नहीं ले सकते, तो हमें दूसरा वापस से नंबर क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सैंपल में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग जिसमें हम रैंडमली कोई भी क्या करते हैं, पर्सन को उठा लेते हैं। और ये जो भी सैंपलिंग के टाइप्स में बता रही हूँ वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं, मतलब जिसमें सभी के इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। इसमें कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, कोई भी, किसी का भी चांसेस सिलेक्ट होने का, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की कैटेगरी में आते हैं ये, ठीक है। अब इस रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बाद नेक्स्ट आती है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऐसा नहीं यही यूज होती है, इसको समझना थोड़ा सा क्या है, क्रुशियल है, इसको आप ध्यान से समझना। इसमें क्या करता है, रिसर्चर जो होता है वो पॉपुलेशन को स्मॉलर ग्रुप्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। स्मॉलर ग्रुप्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। मान लिया उसने सोचा कि एज जो है 15 से 20 के जो लोग हैं वो यहाँ आ जाएंगे, 21 से 25 के लोग ये हो गए, इसी तरह से 26 से 30 के जो लोग हैं एज के वो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड सो ऑन। तो उसने क्या किया है, इस पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया है। यही ऐसा भी हो सकता है कि उसने मेल और फीमेल, मतलब ये 2 स्ट्रेट्स बना दिए। यहाँ पर इसने कितने स्ट्रेट्स बनाए हैं, टोटल 1 2 3 4, ये 4 क्या बना लिए हैं, स्ट्रेट्स बना लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में अब वो रैंडमली, अगेन वो जो पहला मेथड मैंने बताया था, रैंडमली क्या करेगा, पहले एक पर्सन यहां से चूज कर लिया, फिर एक पर्सन यहां से चूज कर लिया, फिर एक पर्सन यहां से चूज कर लिया, फिर एक पर्सन यहां से चूज कर लिया। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब ऐसा इस सैंपलिंग को क्यों यूज किया जाता है। मान लिया जैसे मैंने प्रीवियस वाली सैंपलिंग बताई थी, पहले जो मैंने सैंपलिंग बताई थी उसमें हमने क्या दिखा था कि रैंडम नंबर्स हमने लिया था। ऐसा भी तो इसमें हो सकता है कि रैंडम नंबर्स में 90% मेल आ गए हैं और ओनली 10% क्या आई हैं, फीमेल्स आई हैं, ठीक है ना। मतलब फीमेल को तो पार्टिसिपेट करने का कम ही चांस मिला, या इसके अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या किया गया, मेल और फीमेल उनको अलग अलग से क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब
5 मेल में से ले लिए और 5 फीमेल में से ले लिए, ठीक है, तो उस केस में सभी को इक्वल चांस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप डिवाइड किसी भी बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर डिवाइड करने के बाद, ये स्ट्रैट्स बनाने के बाद आप रैंडमली इनमें से किसी को भी क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो, ओके। तो इसमें सभी ग्रुप्स में से जो पर्सन है वो सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है क्लस्टर सैंपलिंग, जो कि दिखता बिल्कुल किसके जैसा है, हमारे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जैसे ही होता है। इसमें भी क्या किए जाते हैं, क्लस्टर्स बनाए जाते हैं। ये सपोज हो गया हमारा एक क्लस्टर, ये सपोज हो गया मेरा दूसरा क्लस्टर, ये सपोज हो गया मेरा थर्ड क्लस्टर, 1 2 3 4, इसी तरह से हो गया ये मेरा नेक्स्ट क्लस्टर। तो इसी तरह से क्या किए जाते हैं, अलग अलग क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उसमें से अब मुझे जितने भी, मान लिया मेरे पास टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन्स थे वो कितने थे, 16 थे, ठीक है। उनके मैंने ये अलग अलग क्लस्टर्स बना दिए। अब मुझे टोटल 8 पीपल को क्या लेना था, सिलेक्ट करना था। तो मैंने मान लिया एक क्लस्टर ये वाला ले लिया और एक और क्लस्टर ये वाला ले लिया, तो पूरा के पूरा क्लस्टर ही उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि इस क्लस्टर में से एक दूसरे में से ये, जैसा कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हुआ था, यहाँ ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि टोटल 1000 स्कूल्स हैं, ठीक है, और मुझे स्कूल्स के स्टूडेंट्स की सर्वे करनी है। अब उस केस में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या हो जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। 1000 स्कूल्स में से 10 चूज करने बैठूं, वो भी अलग अलग बहुत दूर दूर स्कूल्स हैं। तो इससे क्यों ना मैं एक काम करूं, 1000 स्कूल्स में से कोई भी 10 स्कूल्स को चूज कर लूं और फिर उन 10 स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का क्या करूं, सर्वे करूं, ठीक है ना। या फिर मान लिया 10 चूज कर लिया, मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़े और कम लेने चाहिए, तो अब मैं अगेन 3 स्कूल्स को चूज कर लूं और फिर 3 स्कूल्स में से ही क्या करूं, मैं सभी स्टूडेंट्स का सर्वे करूं, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि पहले क्लस्टर्स ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उसके बाद में पूरे के पूरे क्लस्टर्स को उठाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है कि हम रेगुलर इंटरवल्स का यूज करते हैं। मान लिया कि अगर मैंने अभी क्या किया है कि इस फर्स्ट नंबर वाले पर्सन को क्या किया है, चूज किया है, मैंने इसको चूज किया, मैं डिसाइड कर लूंगी कि इसके बाद मुझे 3 पर्सन को छोड़ना है और फिर वापस मुझे इस पर्सन को चूज करना है। इसके बाद में अगेन मुझे 3 पर्सन को छोड़ना है, फिर मुझे उस पर्सन को, मतलब एवरी 4th पर्सन को मुझे क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर दूं, इस डेफिनेशन में वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप लोग डिमांड करते हो तो ये पीपीटीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हर 4th पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमें हर 4th पर्सन को ही चूज करना है, अभी डिपेंड करता है हमें कितने लोगों को, हमारे सैंपल की साइज हमें कितनी रखनी है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इंटरवल्स को भी क्या करेंगे, चूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लिया कि आपको किसी कॉलोनी का सर्वे करना है, तो पूरी कॉलोनी हर एक घर पे जाके सर्वे करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आप सोचो कि हम एक काम करेंगे, 2 घर छोड़ के एक घर पे जाएंगे और हम सर्वे करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ उसी के जैसा होता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या किया है, 3 लोगों को छोड़ना है, 4th पर्सन को लेना है, 3 लोगों को छोड़ना है, 4th पर्सन को लेना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग होती है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट अब आता है हमारे स्टैटिस्टिक्स के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। यहाँ हमने सैंपलिंग देख ली कितने तरह की होती है, और स्टैटिस्टिक्स के भी टाइप होते हैं, जिसमें आज हम ये देखो, एक होती है डिस्क्रिप्टिव और दूसरी होती है इन्फ्रेंशियल। और आज हम पूरी डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है पूरी भी नहीं कवर करेंगे, उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम मीन, मीडियन, मोड यहाँ तक हम देखेंगे, और उसके बाद में जो वेरिएशंस हैं वो हम बाद में, मेजर्स ऑफ स्प्रेड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले क्या होती है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन को या सैंपल को, देखो यहाँ पे गलत फहमी बच्चों को होती है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब पूरी पॉपुलेशन को लेना है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब एक सैंपल को लेना है। कुछ हद तक ये चीज सही है, लेकिन पूरी ये सही बात नहीं है। हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी पॉपुलेशन भी ले सकते हैं, सैंपल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो हमने कितने भी लोगों को लिया, चाहे हमने 100 लोगों को लिया, चाहे मान लिया कि टोटल जो हमारी पॉपुलेशन थी 10,000 की थी, ठीक है, उनमें से चाहे मैंने 100 लोगों को भी लिया। अब इस पर मुझे जो भी समरीज निकालनी है, चाहे वो मीन है, चाहे मीडियन है, चाहे मोड है, चाहे मुझे ग्राफ बनाने, चार्ट बनाने, जो कुछ भी बनाना है मैं बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूंगी कि एज अ होल, मान लिया कि मैं एक सिनेमा हॉल के बाहर गई,
टोटल 1000 लोगों ने वो मूवी देखी थी, इसको मैं 10,000 की जगह 1000 कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने सिर्फ 100 लोगों का ही क्या लिया, डेटा या फीडबैक लिया उस फिल्म को लेकर, ठीक है। अब इसके बाद में मैं बाहर जो जाके बताऊंगी, अब मुझे जो मीडिया में प्रेजेंट करना है, तो मैं अब मुझे मान लिया कि 70%, इस 100 में से 70 लोगों ने क्या बोला कि मूवी जो थी, देखो 100 में से 70 लोगों ने बोला कि मूवी जो थी वो अच्छी थी, ठीक है। और 30 लोगों ने क्या बोला कि मूवी जो थी वो बेकार थी, ठीक है। इसका मतलब मैं बाहर जाके ऐसा नहीं कंक्लूड कर लूंगी कि 70% लोगों ने बोला कि मूवी अच्छी थी और 30% लोगों ने बोला कि मूवी बुरी थी। यहाँ तो फिर मैं ऐसे बोलूंगी कि जितने लोगों से मैंने पूछा, मैंने 100 लोगों से पूछा, उसमें से इतने लोगों ने ये बोला, इतने लोगों ने ये बोला, मतलब मैं इन 100 लोगों का व्यू जो है उन पूरे 1000 लोगों पर नहीं थोपने वाली हूँ, या मैं ऐसे बाहर नहीं बताने वाली हूँ कि मैं अपने हिसाब से अज्यूम कर लूं कि नहीं 70%, देखो अगर मैं बोल रही हूँ 70% लोगों ने बोला कि मूवी अच्छी थी, मतलब मैं बोल रही हूँ कि 700 लोगों ने बोला कि मूवी अच्छी थी। मैंने इन 70 के हिसाब से ये अंदाजा लगा लिया, ये इन्फर कर लिया कि 700 लोगों को मूवी अच्छी लगी है। मैंने इन 30 लोगों के हिसाब से ये अंदाजा लगा लिया, इन्फर कर लिया कि 300 लोगों को मूवी बुरी लगी। अगर मैं ऐसा करती हूं तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, ठीक है। जब हम इन्फर करें, हम थोड़े से सैंपल को लेके हम पूरे पॉपुलेशन को पे इन्फर करें, अंदाजा लगा दें कि हाँ ठीक है ये ऐसा हुआ होगा, तो वो होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जितनी भी पॉपुलेशन, जितनी भी सैंपल का डेटा कलेक्ट करके जो भी मैं समरी निकाल रही हूँ, एग्जैक्टली उसी चीज का मैं बताऊंगी बाहर जाके कि 100 में से इतने लोगों को अच्छी लगी, इतने लोगों को बुरी लगी, इतने लोगों का डेटा मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है ना, मैं ऐसा बोलूंगी, ओके। तो यहां पर क्या होता है, सैंपल भी हम ले सकते हैं, चाहे तो हम पूरे के पूरे लोगों को भी सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतने लोगों के हिसाब से अंदाजा लगा के इन्फर करके ये नहीं बोल सकती हूं कि पूरी पॉपुलेशन पे उस चीज को थोप नहीं सकती हूं, ठीक है ना। ये इन लोगों की राय थी, मैं क्या बोलूंगी, ये इन 100 लोगों की राय थी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो आपको पढ़ना रहेगा वो ये वाली चीजें आपको पढ़नी रहेंगी। इसके बाद में जैसा कि बात हो रही थी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सैंपल को लिया जाता है, मान लिया ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, और मैंने इस पॉपुलेशन में से सिर्फ इतने से सैंपल को लिया है, ठीक है। वो सैंपलिंग कैसे भी हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया, ओके। इस छोटे से सैंपल को मैंने लिया है और उसके बाद में मैंने क्या बोल दिया है, इन्फर किया इसकी राय के हिसाब से। मान लिया ये 10 लोगों का सैंपल मैंने लिया है, 10 में से 2 लोगों ने बोला मुझे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो और 8 लोगों ने मुझे बोला कि आप अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। अब मैं बाहर जाके इन्फर करके क्या बोल दूं कि 20% के लोगों की ये सलाह थी कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो और 80% की ये सलाह थी कि आप अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इतनी सी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इन्फर कर लिया, इतने से सैंपल के अकॉर्डिंग मैंने क्या इन्फर कर लिया, बाकी की जो पॉपुलेशन है बची हुई उनकी भी राय को क्या कर लिया है, इन्फर कर लिया है, ठीक है ना। तो ये होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर हम हमारे जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें हमारी वोटिंग की बात करें, तो आप पहले खुद कमेंट में लिख दीजिए कि ये इन्फ्रेंशियल हुआ या डिस्क्रिप्टिव हुआ। देखो मैं आपको बता देती हूँ डिस्क्रिप्टिव में आता है, क्योंकि जब हम वोटिंग करवाते हैं, जो पॉलिटिकल वोटिंग होती है, जो पीएम सीएम की जो वोटिंग होती है, उसमें से ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक सिटी की जो है वोटिंग करवा ली है और फिर बोल दिया है कि पूरी जो कंट्री की जो राय है वो यही है, नहीं। जितने लोगों ने एग्जैक्टली वोट दिया है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनका जो जजमेंट है वो पेश किया जाता है, ठीक है। जितने एग्जैक्टली लोगों ने वोट किया है, जितनी भी पॉपुलेशन ने वोट किया है, उसी के अकॉर्डिंग क्या आता है, जजमेंट आता है। देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान लेते हैं ऐसा हुआ कि इतने जगहों पर होनी थी वोटिंग, ओके, इतनी जगहों पर वोटिंग होनी थी। अब मान लिया कि ड्यू टू सम रीजन यहां पर वोटिंग नहीं हो पाई है आज, या जो है पूल्स में है, जो ईवीएम जो है वो खराब हो गई है, ठीक है। तो मैं इन्हीं का जो जजमेंट है इन सब पर नहीं थोप दूंगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ओके। यहाँ तो वोटिंग फिर से होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ भाई जितना ये लोग बोल रहे हैं उतना ही हम मान लेते हैं कि सभी की यही राय होगी, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक वैक्सीनेशन की टेस्ट की बात करें या कोई सी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट की पहले टेस्टिंग की जाती है, उसकी अगर हम बात करें तो पूरी पॉपुलेशन पे टेस्टिंग नहीं की जाती है, कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे टेस्टिंग की जाती है। कोई कॉस्मेटिक्स की भी बात करें और फिर ऐसा मान लिया जाता है, इन्फर कर लिया जाता है कि हाँ ये चीज
कितनी इफेक्टिव है। ओके, तो ये हुआ हमारा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? ये क्या होता है? एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि क्या करती है, पूरे डेटा को डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है। अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन। ठीक है ना, सेंट्रल पोजीशन को देखो, कभी कभी हम भी किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन पे नहीं निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, अगर हमारा ये इतना सारा पूरा डेटा है, ठीक है, तो कोई एक ऐसी वैल्यू जो क्या करे, पूरे इस डेटा को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही है विद इन द डेटा, मतलब विद इन द सेट ऑफ डी। ये पूरा क्या है, हमारा डेटा है। ठीक है ना, अब एक ऐसी सिंगल वैल्यू मिलेगी हमें, सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन। तो इसकी सेंट्रल पोजीशन को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, ये कोई सर्कल नहीं है जिसकी सेंट्रल पोजीशन आइडेंटिफाई करना इतना ईजी है। डेटा किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह से फैला हुआ हो सकता है। उसमें से हमें क्या निकालना है, एक सेंटर निकालना है जिससे हम उस पूरी चीज को क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके। तो उसी के अंदर क्या आती है, हमारी तीन चीजें आती है। एक होती है मीन, दूसरा होता है मीडियन, और एक और होता है मोड होता है। ठीक है ना, ये एक ही वैल्यू निकलती है जो कि क्या करती है, इस डेटा को डिस्क्राइब करने की क्या करती है, कोशिश करती है। ठीक है ना, अब हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले मीन पे। मीन का मतलब क्या होता है? अब देखो, अब ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं वो हम उस हिसाब से मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपको बहुत बहुत ही बेसिक से, अगर आप 11th 12th में भी हो तो आप उस चीज को, इस चीज को, डेटा साइंस का कोर्स इजीली कर सकें। ठीक है, तो हम मीन की बात करें तो मैं बेसिक से ही बता रही हूँ कि मान लिया कि एक स्टूडेंट है, उसका ये जो है अलग अलग टेस्ट में उसका ये जो है स्कोर रहा है, इसके ये जो है मार्क्स रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उसका एवरेज निकालना है कि वो पढ़ने में कैसा है, अगर हमें बताना है। मतलब ये क्या है, उसका पूरा डेटा सेट है। अब हमें एक ही शब्द में बताना है, चेक करना है, उसकी समरी निकालनी कि वो पढ़ने में कैसा है। ठीक है ना, तो अब मैं सिर्फ ये 40 देख के नहीं बता सकती हूँ कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है, या मैं ओनली 78 देख के नहीं बता सकती हूँ कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है ना, हम क्या जज कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही मार्क्स देख के? तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिससे मैं उसको जज कर सकूँ कि वो पढ़ने में कैसा है। ठीक है ना, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस हर जगह क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अगर मैं एक ऐसी वैल्यू निकाल लूँ तो वही एक वैल्यू क्या है, हमारी मीन है। ठीक है, तो मीन निकाला कैसे जाता है? तो मीन निकालने के लिए मैं इन सभी को क्या कर दूं कि पहले ऐड कर दूंगी। तो 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 78 प्लस 58, इन सभी को मैं क्या करूंगी, पहले ऐड करूंगी। उसके बाद में इसको डिवाइड करूंगी। किससे डिवाइड करूंगी? 1 2 3 4 5, 5 बार उसने टेस्ट दिया है तो उसको मैं 5 से क्या कर लूंगी, डिवाइड कर लूंगी। तो वही चीज मेरी क्या निकलेगी, मीन निकलेगी। सभी का सम आई थिंक आने वाला है 281। आप कैलकुलेटर से इस चीज को चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड करना है। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, हमें डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट मुझे मिलने वाला है 50, और यहाँ पे कितना बचा है, 31। तो 56 पॉइंट समथिंग क्या मिलने वाला है, इसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी के ये जो इसका एवरेज निकला, इसका जो मीन निकला है, ठीक है, इसको हम मीन बोलेंगे, एवरेज नहीं बोलेंगे। ये जो मीन मिला है उसी चीज को क्या बोला जाएगा, इसका परफॉर्मेंस। मतलब उसी चीज को, ये मैंने क्या निकाल ली, एक समरी निकाल ली है। क्या निकाल ली है, इसकी समरी निकाली कि भाई इसका जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो कितना है, कुछ ये है। इसका जो एवरेज स्कोर रहा है, इसके जो एवरेज मार्क्स रहे हैं वो क्या रहे हैं, 56.2 रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है वो पढ़ने में कैसा है। ठीक है ना, अब मीन के जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस तरह से भी दिए हुए हो सकते हैं, 15 15 20 25 30 30 35 40 45 75। ठीक है ना, अब कुछ इस तरह से भी आपको दिया हुआ रह सकता है। देखो, यहाँ पे रहेगा आपके मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे आए आपके मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब ये चीज कब दी हुई रहती है, जब कोई डेटा जो है वो क्या होता है, रिपीट हो रहा होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट के जो 15 मार्क्स आए हैं वो कितनी बार आए हैं, टोटल 2 टाइम्स आए हैं, मतलब कि 2। ओके, उसके बाद अगर हम देखें उसके 20 मार्क्स कितनी बार आए हैं, सिर्फ एक बार आए हैं। उसके बाद 25 कितनी बार आए हैं, तो 25 आए हैं 1 टाइम। ठीक है, इसके बाद 30 कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं, तो 30 मार्क्स आए हैं 2 टाइम्स। 35 मार्क्स कितनी बार आए हैं, तो 35 मार्क्स आए हैं 1 टाइम। इसी तरह से 40 कितनी बार आया है, चलो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको भी 40 कर देते हैं और इसको भी 40 कर देते हैं। ओके, तो 40 कितनी बार आए हैं, टोटल 3 टाइम्स आए हैं। तो यहाँ पर तो ये वाला डेटा था, मैंने ये टेबल बना ली है। कभी कभी हो सकता है कि आपको ऐसी ये टेबल दी हुई हो और आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है ना, तो उस केस में जो मीन निकाला जाता है, देखो प्रीवियस वाले में हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, x1 प्लस x2
प्लस x3। अब ये x1 x2 ये क्या है, क्योंकि देखो हमेशा आपको जो डेटा मिल रहा है वो यही नहीं मिलेगा, तो x1 x2 क्या है, हमारे वेरिएबल्स है, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। x3 प्लस x4 अप टू जितने भी हमें दिए हुए हों, ठीक है। मान लिया कि n टाइम्स उसने जो टेस्ट दिया है, n स्टूडेंट्स के हमें ये मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन n ही स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और उसको n से ही क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये हमें मिलेगा मीन, ठीक है। लेकिन अगर हमें जो डेटा है वो कुछ इस तरह से प्रोवाइडेड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में ये है सपोज हमारा x और ये क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये है x1, ये है f1, ये है x2, ये है f2, ये है x3, ये है f3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 15 कितने बार आए हैं, 2 बार आए हैं, तो 15 इंटू 2, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला हमारा बनता है x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 अप टू इसी तरह से xn इंटू fn हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको डिवाइड किससे किया जाएगा, n से डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर 15 इंटू 2 मतलब कि 30 हो जाएगा। इसके बाद 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 25 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद में 30 इंटू 2 60 हो जाएगा। 35 इंटू 1 35 हो जाएगा। और फिर 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल लिखने में ऐसे नहीं क्या 1 2 3 4 5 6 लिख दो, नहीं, यहाँ पर क्या आता है एक्चुअली सम, यहाँ पे क्या होता है समेशन ऑफ एफ, एन किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ एफ के इक्वल होता है। मतलब इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम, इन सभी फ्रीक्वेंसीज को हमें ऐड करना है, तभी तो हमें पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7 + 3 10। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं क्लास इंटरवल भी दिया हो सकता है, लेकिन हमें क्योंकि उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ मीन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम पाइथन के प्रोग्राम्स देखेंगे जिसकी हेल्प से हम एक झटके में मीन निकाल सकते हैं, हमें ये सब कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आउटलायर्स। अब ये आउटलायर्स क्या चीज होती है, चलो ये आउटलायर का कंसेप्ट समझने के लिए एक डेटा को थोड़ा सा मैं वो चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ 140, ठीक है। मान लिया कि ये जो है किसी ऑफिस के स्टाफ की सैलरीज दी हुई हैं इन के, मतलब यहाँ पे 15K है, ये 15K है, ये 20K है, ये 25K है, ये 30K है, मतलब 30,000 30,000 35,000 40,000 45,000 और ये 1,40,000 140K का मतलब ये हो जाएगा। तो मान लिया ये सैलरीज दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है एवरेज सैलरी कितनी है यहाँ के स्टाफ की, ओके। तो उस केस में हम ऑब्वियसली क्या करने वाले हैं, इन सभी को ऐड करेंगे पहले हम, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसको डिवाइड करेंगे किससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से डिवाइड करेंगे। चलो एक चीज को हम यहाँ से हटा देते, किसी भी एक डेटा को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ मुझे आउटलायर्स का ही तो कंसेप्ट बताना है, ओके। तो अब हमें पहले इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो 15 + 15 30 30 + 20 50, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 75, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 105 135, इसके बाद में ये क्या हो जाएगा 170, ये कितना हो जाएगा 210, इसके बाद में इसमें हम 45 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। और 255 में हमें क्या ऐड करना है, 140 को ऐड करना है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है 395 मिलने वाला है, ठीक है। तो इन सभी का सम कितना आया 395। इसको हमें डिवाइड किससे करना है, इसको हमें डिवाइड करना रहेगा, अब 10 से डिवाइड करना रहेगा, ठीक है ना। तो अब उस केस में अगर हम देखें तो एवरेज सैलरी हमें क्या मिल रही है 39.5 मिल रही है। क्या मिल रही है, अगर मैंने ऐड वगैरह सही किया है तो उस केस में हमें एवरेज सैलरी क्या मिल रही है 39.5 मिल रही है, ओके। चलो हम एक काम करते हैं, सैलरी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 190 के, क्योंकि देखो अब आपको लगेगा कि इतनी सैलरीज में ये सैलरी किसकी। तो मान लिया कि कोई सीनियर पोजीशन पे है, ठीक है, मान लिया दो कोई मैनेजर्स हैं, हम यहाँ पे 190 और एक को मैं ज्यादा सैलरी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आउटलायर्स का कंसेप्ट आपको समझाना है। यहाँ पे चलो मान लिया 190 है, ओके। अब अगर ये 190 है तो उस केस में यही चीज मेरी क्या, मैंने इसमें कितना ऐड किया है 50 और ऐड किया है, तो उस केस में ये भी कितना हो जाने वाला है, इसमें भी हमें 50 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब मेरा
जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना आने वाला है, 445 आने वाला है। उसको मुझे 11 से डिवाइड करना रहेगा। तो अब मेरी जो एवरेज सैलरी मिलने वाली है वो मुझे कितनी मिलने वाली है, उस केस में मुझे 40 पॉइंट समथिंग क्या मिलेगी, एवरेज सैलरी मिलेगी। मतलब हमारे ऑफिस के जो लोग हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी जा रही है, 40K के अराउंड जा रही है, ठीक है ना। तो उस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतने सारे जो लोग हैं उनकी सैलरी तो कितनी जा रही है, 40,000 से कम है। महज 3 लोगों की जो सैलरी वो क्या है, 40,000 से अबव है। और हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि इनकी जो सैलरी है वो 40,000 से ऊपर जा रही है। यहाँ पर अगर आप कुछ और भी एग्जांपल्स देखोगे, मान लिया कि ये ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये होता, चलो इस डेटा को हम हटा देते हैं, इसको 75 रखते हैं। कोई छोटा मोटा जो प्यून है उनकी सैलरी कितनी है, मान लिया 5,000 ही है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या था, एक ये आउटलायर था, ठीक है। यहाँ पर अब 5 क्या बन रहा है, एक आउटलायर बन रहा है। अब ये आउटलायर का कंसेप्ट क्या है, मतलब एक ऐसा डेटा जो हमारे इस पोर्शन को, हमारे ये जो मीन को है थोड़ा सा क्या कर रहा है, स्क्यू कर रहा है, ठीक है। ये राइट साइड लेके जा रहा था और ये हमें लेफ्ट साइड लेके जा रहा था। तो इसको 5 करने पे भी हमारा जो मीन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब हमारा जो मीन आएगा बहुत ही कम आएगा, ओके। और यहाँ पर क्योंकि 190K सैलरी थी किसी स्टाफ की, मान लिया आप 2 ही लोग हो जाते हैं, उनकी सैलरी कुछ 110K 100K हो जाती, ठीक है ना। तो उस केस में भी हमारे मीन से काफी कुछ ये क्या हो जाएगा, डेटा डेविएट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। रीजन क्या था, इन आउटलायर्स की वजह से। आउटलायर्स क्या होते हैं, ऐसा डेटा, एक ऐसी वैल्यू, एक या दो ऐसा डेटा जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे मीन को स्क्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्क्यू कर रहे हैं। इसने क्या कर दिया था, राइट साइड लेके गया था और ये क्या लेके जा रहा है, लेफ्ट साइड में लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो इनको क्या बोला जाता है, आउटलायर्स बोला जाता है, जिसकी वजह से हमें जो सही रिजल्ट है वो नहीं मिलता है, हमें जो सही रिजल्ट है वो नहीं मिलता है, ओके। आप कहीं और भी एग्जांपल्स लेके देख सकते हो। मान लिया हमारा डेटा दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि कोई जो लोग हैं हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो काफी जो है न्यू कमर्स हैं जिनका जो एक्सपीरियंस है 1 1 2 2 3 5 ऐसा कुछ है। एक दो कुछ हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं जिनको 10 और 12 इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब अगर आप इनका भी कुछ मीन निकालते हो तो आपको जो मिलने वाला है कुछ अलग ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप, ये आपका होमवर्क है, आपको करके देखना है कि मीन इसका कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट आउटलायर्स का, ओके। इसके बाद में अब हम आते हैं हमारे मीडियन पर। तो ये जो है हमारे आउटलायर्स वाली जो प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमारा जो मीन था वो मिसलीडिंग आ रहा था, मतलब हमें मीन जो है मिसलीडिंग रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा था। तो इसीलिए हमारा क्या आया है, मीडियन आया है। मीडियन का मतलब क्या होता है, पहले हमें क्या करना है, हमारे डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद जो हमें बीच की वैल्यू मिल रही है वो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। वो हमें एक तरह से क्या दे रहा है, वो मीडियन है, वो हमें सही इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सपोज हमें डेटा दिया हुआ है कुछ इस तरह से, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नहीं है। तो हमें पहले क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 14 है, तो हमने 14 को यहाँ से ले लिया है। 14 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आई थिंक 35 है, तो अब यहाँ पे हम 35 को यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट कौन आ रहा है, 35 के बाद आ रहा है हमारा 45, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 45 को यहाँ पे ले लिया। 45 के बाद हमें मिल रहे हैं 2 बार 55 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स 55 को ले लिया, ओके। किसी को भी हमें मिस नहीं करना है, चाहे वो 2 बार हो, 3 बार हो, 10 बार हो, ठीक है। उसके बाद हमें मिल रहा है 56, तो हमने यहाँ पे 56 को ले लिया। उसके बाद में हमें मिल रहा है ये 56 को हमने यहाँ से क्रॉस कर लिया, 2 बार है, सॉरी 56, ठीक है। तो 56 हमने 2 टाइम्स ले लिया। इसके बाद 65, तो हमने यहाँ पे 65 को ले लिया, फिर 87 को ले लिया और उसके बाद में हमने 92 को ले लिया है, ठीक है। एक बार आप मैच कर सकते हो। और एक मिनट, यहाँ पे पहले है 89 और फिर है 92, ठीक है। इनको हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। एक बार आप मैच कर लीजिएगा कि सारे यहाँ से कट हो गए और दिस मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है। इनको और इनको काउंट करना है, ओके। अब हम यहाँ पे देखें तो इनमें जो बीच की टर्म है वो कौन सी है, आई थिंक ये है 56, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे है और 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 डेटा, यहाँ पे 5 टर्म्स, यहाँ पे 5 टर्म्स, यहाँ पे। तो 56 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। जो कि इस पूरे डेटा का हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एवरेज प्रोवाइड कर रहा है। इस पूरे डेटा का हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एवरेज प्रोवाइड कर रहा है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें थोड़ा बहुत ये सही लग रहा है कि हाँ 56 जो है एक एवरेज जो है इसको, इस पूरे डेटा के सेंटर को सही मायने में जो है वो क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मान लिया इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन है, मान लिया यहाँ पे 56 की बजाय होता है एक तो 58, ठीक है, और यहाँ पर हमारी एक और टर्म आ जाती 13, तो उस केस में यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है, तो उस केस में मीडियन क्या होगा, तो हमें बीच की दो टर्म्स लेनी है। अब यहाँ पे देखो 56 के साथ में आप 55 ले सकते हो या 56 के साथ में 58 ले सकते हो, कुल मिला के बीच की हमें दो टर्म्स लेनी है। उसके बाद उनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, n/2 करना है, 12/2 कितना हुआ, 6 हुआ। तो देखो ये है हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, ये 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब क्योंकि ये सिक्स्थ टर्म है तो अब आप क्या कर सकते हो, सिक्स्थ टर्म के साथ में सेवेंथ टर्म को ले सकते हो। तो सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म उन दोनों को ऐड करके उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो उस केस में मीडियन क्या हो जाएगा, 55 प्लस 56/2, ये क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। और कुछ केसेस में मीन और मीडियन दोनों ही हमें क्या दे सकते हैं, मिसलीडिंग रिजल्ट्स दे सकते हैं, मिसलीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, हमारा डेटा है, ठीक है, और वो आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कुछ भी है, ये कुल मिला के क्या है, ये हमारा डेटा है, ओके। इसको हम कुछ ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि कोई जो है प्लेयर है उसने कितने 6 जो है स्कोर किए हैं अभी तक, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ न्यू प्लेयर्स हैं जिन्होंने कितनी सेंचुरीज मारी हैं, ओके, तो मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम इसका मीन निकालना चाहते हैं तो उस केस में आप देखोगे इसका मीन क्या आएगा, 17 आएगा। आप कुछ इसको निकाल के देख सकते हो, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ओके। अगर हम इसका मीडियन निकालना चाहें अभी, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, ओके, तो हम इसका मीडियन निकालते हैं। तो इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं नाइन्थ टर्म्स में कौन सी, तो 1 टोटल ये दोनों जो टर्म्स हो जाएंगी उन दोनों को मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नाइन्थ टर्म है और ये 10th टर्म, इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 प्लस 31 कितना हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 3 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और 34 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो वो भी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हमारा मीडियन क्या मिल रहा है, हमें 17 मिल रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे इस वाले डेटा में 17 के आसपास भी आपको कोई सी टर्म मिल रही है, मान लिया कि हमने ये नंबर ऑफ 6 मान लिया कि ये नंबर ऑफ 6 कितनी बार किसी ने स्कोर किए हैं, ठीक है। तो इसका जो एवरेज स्कोर क्या मिल रहा है, या मान लिया ये एक्सपीरियंस का ही देख लेते कि किसी पर्टिकुलर बैंक में कोई एम्प्लॉय का कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये न्यू कमर्स है जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है, इनको एक का, और ये बहुत ही पुराने जो है मेंबर्स है जिनको 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि 17 ईयर्स का टोटल हमें एवरेज एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। क्या यहाँ 17 के आसपास का भी कोई आपको डेटा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस केस में हमारा जो मीन और मीडियन दोनों ही हमें क्या मिल रहे हैं, मिसलीडिंग है, मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में अब हमारा कौन आ जाता है, मोड आ जाता है। क्या आ जाता है, मोड आ जाता है। तो पहले हम मोड को इस सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मोड में हमें क्या करना है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही क्या डिनोट, वो क्या होता है, मोड होता है, वही हम क्या मानेंगे, सेंटर को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 टोटल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 11 हमारा डेटा हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, 2 हो गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें हमारा 12 पे आते हैं तो 12 कितनी बार आ रहा है, टोटल 1 एंड 2 टाइम्स आ रहा है। तो 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, 2। अब जरूरी नहीं आप ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, आप चाहते तो पहले 16 को लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में 16 कितना बार आ रहा है, तो 1 2 एंड इसके बाद कितनी बार आ रहा है, क्या और 16 है, हाँ है। तो 16 टोटल कितनी बार है, 4 टाइम्स है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा कौन है, हम 23 को भी ले सकते हैं, 14 को भी हम चाहे तो पहले ले सकते थे, ठीक है। तो 14 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, तो टोटल 2 टाइम्स क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। अगर हम 15 की बात करें तो 15 कितनी बार आ रहा है, टोटल 1 बार आ रहा है, ओके। इसके बाद 13 की बात करें तो वो कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है।
इसके बाद अगर हम दूसरा डेटा देखें 17, तो वो भी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा 23, जो कि एक बार आ रहा है। ओके, इस वाले डेटा में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ये है 4 है, जो कि कौन से डेटा की है, 16 की है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोड 16 हो जाएगा। तो ये क्या है, 16 क्या हो रहा है, इस डेटा के सेंटर को क्या कर रहा है, अच्छी तरह से डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अभी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था उस पे। ठीक है, तो इसका भी अगर हम ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो पहले हम इस चीज को क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो क्या ये जो मोड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है क्या, हम ये चीज चेक करना चाहते हैं। ओके, तो हम देखें तो 1 टोटल, यहाँ पे टेबल बनाना इजी है। 1 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। 2 कितनी बार आ रहा है, टोटल 4 टाइम्स आ रहा है। इसके बाद में 3 कितनी बार आ रहा है, टोटल 2 टाइम्स आ रहा है। ओके, तो 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया। अब हम सीधे देख ले तो 31 है जो कि 2 बार है। 32 है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है। और 33 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 जो है वो 4 टाइम्स है, मतलब 4 जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। क्या है, 4 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक जो मोड है वो हमारा क्या आ जाता है, 2 है। तो हमारा एक मोड क्या है, 2 है। और दूसरा जो मोड है वो कितना है, 4 है। दूसरा मोड क्या है, 4 है। तो यहां पर एक तरह से हमारे डेटा के 2 सेंटर्स आ रहे हैं। 2 मोड है मतलब 2 सेंटर्स आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हमने क्या किया है, इनको 2 पार्ट्स में एक तरह से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और फिर एक तरह से हमने क्या निकाला है, इसका जो मोड निकाला है, इसका एक मोड निकाला है और इसका एक मोड निकाला है। तो हमारे 2 मोड आ रहे हैं, सॉरी एक मोड तो 2 है और दूसरा जो मोड है वो हमारा क्या है, 32 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स टीम है उसमें ये क्या है, चिल्ड्रन है और ये क्या है, पेरेंट्स है। ठीक है, ये क्या है, चिल्ड्रन है और ये क्या है, पेरेंट्स है। तो चिल्ड्रन में जो है, चाइल्ड है, उनका जो मीन है, उनकी जो मीन एज है वो क्या है, 2 है टोटल। और जो पेरेंट्स है उनकी जो मीन एज है वो क्या है, 32 है। ओके, तो यहाँ पे इस रिजल्ट को कुछ हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो चाइल्ड है, इसमें मान लिया कि ये जो है, ये जो पोर्शन है वो चिल्ड्रन को डिनोट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स क्लब है या कुछ भी है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये किसको डिनोट कर रहा है, पेरेंट्स की एज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको अज्यूम कर सकते हैं, इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें से जो एवरेज एज मिली है वो क्या मिली है, 2 मिली है। और जो पेरेंट्स हैं उनकी जो एवरेज एज मिली है वो 32 मिली। इसको स्पोर्ट्स क्लब मत लेना क्योंकि उसमें छोटे 1 साल के बच्चे तो नहीं आ सकते। कोई सी भी और चीज जिनको कोई और कैंप या जिनको पेरेंट्स ने और स्टूडेंट बच्चों ने अटेंड किया, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो इस चीज को।